सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास दोगी उधार। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, लहर से एक रोम की सिहरन भर। उल्लास मैंने आकाश से मांगी, आंख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। कि लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यू किए जा सकते हैं, न सिर्फ किए जा सकते हैं बल्कि देखे भी जाते हैं, सराहे भी जाते हैं, उनको आर्काइव किया जाता है। लोगों में इस अंधेरे वक्तों में जानने की बहुत भूख है और बताने वाले लोग उनकी राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं, जो खासतौर पर टीआरपी और कमर्शियल टेलीविजन प्रैक्टिस में कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है कि गेस्ट को अप्रोच करके उससे टाइम ले लेना और उस तक पहुंच जाना। ये एक बहुत मेंढक तौलने जैसी चीज़ है। उसकी एक बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है और वो कहानी ख़त्म होने को नहीं आती है। आज भी अगर मैं किसी गेस्ट को बोलूं कि आपके साथ कल बातचीत करनी है और हो सकता है कि वो कल का वक्त दे दें और उसके बाद वो कल अगले 10 साल तक, 5 साल तक कभी ना आए, तो ऐसे भी केसेस हैं जिनमें गेस्ट का पीछा 6-6, 7-7 साल तक किया गया है, जिसमें ये कोशिश करता हूँ कि मेरे शो के ज़रिए किसी तरह की अविश्वास, अंधविश्वास, कट्टरपन, सांप्रदायिकता, नफरत ये ना पैदा हो, बल्कि लोगों में रोशन ख्याली आए, लोगों में वैज्ञानिक चेतना आए, लोगों में अपनी यात्रा को परखने, जांचने और अपनी कृत्यों का मूल्यांकन करने और एक आत्मसंघर्ष की शुरुआत हो। उनकी पास तनख्वाहें आना शुरू होती हैं, उनके घर से किताबें गायब होना शुरू हो जाती हैं। इज़्ज़त कृष्ण कुमार कहते हैं कि अगर किसी मध्यवर्गीय घर में कोई पढ़ता हुआ अगर पाया जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है। तो ड्राइंग रूम में किताबें या तो फैशन की तरह बेस्ट सेलर्स सजाई जाती हैं या अपना सिर्फ सामाजिक रुतबा दिखाने के लिए। प्रायः लोग नहीं पढ़ते, प्रायः लोग अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, प्रायः लोगों को तक शिक्षा प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंची है। आपको एक मेकअप करके अपना चेहरा चमकाने वाला एंकर बनने की तमन्ना आपके मन में नहीं है तो आपके सामने लगातार इतनी जिम्मेदारियां हैं, खासतौर पर भारत के हिंदी भाषी समाजों में पत्रकारिता करते हुए, जहाँ पर पत्रकारिता आज की तारीख में दलाली का दूसरा नाम है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आपने पाठ्यक्रम की क्या पढ़ाई की, पाठ्यक्रमेतर क्या पढ़ाई की और कितनी ज़्यादा पाठ्यक्रमेतर पढ़ाई कर ली, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये सब कुछ करते हुए आपने अपनी कोई विश्व दृष्टि विकसित की। पढ़ाई अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो पाठ्यक्रम की हो, चाहे वो पाठ्यक्रमेतर। उसकी दृष्टि, उस पढ़ने की या खोज की या संधान की दृष्टि कितनी वंचितों के पक्ष में है, क्या सहानुभूति की भावना आपके अंदर आ रही है। वरना अगर वो नहीं आ रही, आपने गोरकी भी पढ़ लिया और प्रेमचंद भी पढ़ लिया और रोशन भी पढ़ लिया और आपने दुनिया का सबसे बढ़िया क्लासिकी लिटरेचर पढ़ लिया, लेकिन आपके बगल में जो आदमी आपके साथ शेयर्ड ऑटो में बैठा हुआ था, अगर उसके पास से पसीने की गंध आ रही है तो आपका क्या रवैया होगा, इससे तय होगा कि आपने अपने जीवन का, अपनी जीवन दृष्टि का क्या किया। तो ये जो एम्पैथी है वो मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आप कम भी पढ़ें, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनको कहा जाता है कि पढ़े नहीं हैं लेकिन पढ़े हैं,
वो कड़े लोग जी। वही होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो द संवाद के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं इरफान साहब। गुफ्तगू से एक बड़ा ही गहरा रिश्ता है, एक अनजाना सा रिश्ता है हमारे इस प्रोग्राम का इरफान साहब के साथ। असल राज्यसभा टीवी के साथ एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी इरफान साहब ने, और करीब 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने उनसे बात करने का एक सिलसिला शुरू किया था जिसका नाम गुफ्तगू था। गुफ्तगू के तहत वो प्रोग्राम चलना शुरू हुआ था और राज्यसभा टीवी में वीकली ये प्रोग्राम हर हफ्ते एक शो गुफ्तगू का हुआ करता था। और उसके बाद फिर रेख्ता के अंदर भी उसी नाम से ये इंटरव्यू का सिलसिला चला। उस इंटरव्यू की ख़ास बात ये थी कि वो बड़ा ही पुरसुकून माहौल में एक चर्चा, एक बात का एक सिलसिला था जो जिसको इनिशिएट शायद पहली दफ़ा इरफान साहब ने ही किया था। इंटरव्यू जो हम लोग हमेशा से सुनते आए थे वो बिल्कुल दूसरे किस्म का हुआ करता था, लेकिन अगर आप इरफान साहब के इंटरव्यूज़ को देखें तो आपको ये एहसास होगा कि बहुत जल्दी में भी कोई इंसान अगर है तो वो शायद रुक जाए, बैठ जाए, एक सुकून का एहसास उन बातों के अंदर वो भी अपने लिए तलाश लेता था। और सारे सवालात ऐसा महसूस होते थे कि वो बहुत ही नेचुरल हैं। और पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ था कि जब माहौल सिर्फ सुनाने का हो, ख़ासकर किसी भी प्रोग्राम में अगर हम ये देखें तो ज़्यादातर बातें जो होती हैं वो एंकर्स की होती हैं। जो पैनलिस्ट होते हैं उनसे ज़्यादा हमारे एंकर हैं जिनकी बात सुनने को मिलती है, और बड़ा ही एग्रेसिव अंदाज भी होता है। एक ऐसे वक्त में सुनने की परंपरा को ज़िंदा रखना ये बहुत ही बड़ा काम था जो इरफान साहब ने शुरू किया था। इनकी गुफ्तगू को जब आप सुने तो ऐसा महसूस होता है कि आप खुद भी उस गुफ्तगू का हिस्सा हो चुके हैं और शामिल हो चुके हैं। इस तरह से वो एक कनेक्शन है जो दिलों से वो पैदा हो जाता है, उसके अंदर रवानी होती है। 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ इरफान साहब ने किए हैं, और अभी भी एक प्रोग्राम है जो पॉडकास्ट जो इनका खुद का अपना है, लिसन विद इरफान, उसमें भी इनकी गुफ्तगू को हम लोग सुन सकते हैं। सुनना एक बहुत बड़ा कला है जो हम लोगों ने इरफान साहब से सीखा है। और ये जो प्रोग्राम संवाद का हम लोगों ने गुफ्तगू शुरू किया था वो कहीं ना कहीं इरफान साहब के गुफ्तगू प्रोग्राम से इंस्पायर था, और हमने खुद गुफ्तगू को शुरू करने से पहले बहुत से एपिसोड इरफान साहब के देखे। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि एक बहुत ही नर्म दिल इंसान वाला इंसान आज हमारे साथ है। ये हमारी खुशनसीबी है। सबसे पहले इरफान साहब, हम आप को खुश आमदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आपने वक्त निकाला और ये मौका दिया कि हम आपसे अपने गुफ्तगू के प्रोग्राम में गुफ्तगू के होस्ट से बात कर पाएँ। तो शुक्रिया सबसे पहले आपका। सर, हम ये शुरू यहाँ से करते हैं कि सर ये लंबा गुफ्तगू ये किस तरह से आपने शुरू किया, और किस तरह से ये आइडिया, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? पहले तो अफन साहब आपको बहुत शुक्रिया तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप प्रोग्राम के होस्ट हैं और आप इस गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। तो आपको बता दूं कि ये शो अभी चल रहा है और अभी 1 दर्जन से ज़्यादा एपिसोड हमारे पास बैंक में रखे हुए हैं जो रेख्ता पर भी शेड्यूल होने, और ये सिलसिला आगे बदस्तूर जारी है। ये 12वां साल है और ये इंडियन टेलीविज़न हिस्ट्री में पहला कोई शो है जो इतने
लंबे अरसे तक से चल रहा है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। इसमें कोई रुकावट जिसे कहते हैं कि एक हफ्तावार शेड्यूलिंग जो इसकी है वो कंटिन्यूस है। बीच में ये अभी जो पैंडमिक के दौर हैं उनमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो उसमें जो रुकावट है वो एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि जो आपका कहना था कि सिनेमा सेंट्रिक, ये प्रोग्राम बिल्कुल सिनेमा सेंट्रिक नहीं है। इसमें हर तरह के जो ज़िंदगी के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट के से जुड़े हुए फॉर्म्स हैं, जॉनर्स हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। इसमें स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, तो दूसरी तरफ साइकियाट्री से जुड़े हुए लोग हैं, तीसरी तरफ नॉर्थोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, एकेडमिक्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, थिएटर में जो बैक स्टेज से, विजुअल आर्ट से, सैंड आर्ट से, हैंड शेडोग्राफी से, पॉलिटिक्स से, गोया कि हर ऐसे शोबे से जुड़े हुए लोग जो ज़िंदगी के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं और अपनी आर्टिस्टिक एक्सपर्टीज़ के साथ मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ कई ऐसे इंटरव्यू हैं जो 2 घंटे, 2.5 घंटे, यहाँ तक के 3 घंटे के भी इंटरव्यूज हैं। तो जब हमने जो अब आपके सवाल पे आता हूँ कि आपने जो पूछा कि ये इसका इरादा कैसे हुआ, शुरू में चूँकि ये पार्लियामेंट का टीवी चैनल था, तो पार्लियामेंट के टीवी चैनल पर ये हमारे पास एक मैंडेट जैसा था कि जिस तरह डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि जो एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसमें हिस्सा ले और आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिन चीज़ों से असरअंदाज होता है उन सभी चीज़ों पर बातें की जाएं, और वो बातें इस तरह नहीं कि एक आदमी की ज़िंदगी में उसने 40 साल 45 साल तक एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस किया है तो उससे आप 20 मिनट और 25 मिनट में बातें करके ख़त्म करने। शुरू में ये कोशिश की गई, लेकिन जल्दी ये पता चल गया चौथा 5वां एपिसोड आते आते कि आधे घंटे में समेटे जाने वाली ये बातचीत नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि हमारे पास टेलीविज़न चैनल पर जो टेलीकास्ट बैंड में प्लेसिंग थी वो आधे घंटे की थी, लेकिन दूसरे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के कंपैरिजन में राज्यसभा टीवी के पास ये बढ़त थी, ये एज था कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड कर सकता था। इसलिए टेलीकास्ट के लिए हमने 1 घंटे 2 घंटे हुई बातचीत में से आधा घंटा निकाल कर टेलीकास्ट में दे दिया जो टेलीविजन पर चलता था, लेकिन हमारा असली कोर व्यूअरशिप यूट्यूब पर ही रहा, जो कॉन्टिन्यूस जैसे ही शो टेलीकास्ट से ख़त्म होता है वैसे ही वो यूट्यूब पर आ जाता है। तो इस तरह से लंबी बातें, यानी कि अगर गेस्ट के पास वक्त है तो मेरे पास वक्त की कमी नहीं है और मेरे पास दिलचस्पियों की और सवालों की कमी नहीं है। तो ऐसे केस में जिसमें गेस्ट घड़ी देख कर उठ नहीं जा रहे हैं, ऐसे गेस्ट के साथ लंबी गुफ्तगू का सिलसिला चला जो कि आज भी चल रहा है। तब उसमें शुरू में ये जो संदेह और एप्रीहेंशन यारों का था कि ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट एक नए मिलेनियल जो व्यूअर्स हैं उनके बीच में ये शो प्रपोज कर रहे थे आज से 12 साल पहले जब हमने ये शो शुरू किया। तब आप समझिए कि सदी की शुरुआत की पहली दहाई ही थी और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सोच रहे थे कि इस ज़माने में सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन कम है। ये एक अजीब सा मिथ हमारे चारों तरफ फैलाया गया कि अटेंशन स्पैन कम है, और आज भी अगर आप कोई यूट्यूब चैनल चलाइए या रील बनाइए या कोई भी ऑनलाइन कंटेंट प्रपोज कीजिए तो आपके सामने जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं वो आकर आपको जरूर मंत्र देंगे कि भाई साहब 2 मिनट 2.5 मिनट से ज़्यादा दिखता कौन है। लेकिन ये तो अपने अपने मन की तरंगे हैं जो लोग करते रहते हैं और मार्केटिंग वालों की अपनी हेकड़ियाँ चलती रहती हैं, और जो दूसरे गुरु लोग हैं जो आपकी राह को भटकाते हैं वो ये सब करते रहते हैं। उन पर बिना ध्यान दिए मेरी दिलचस्पी इस बात में थी कि एक आदमी ने अगर 40 साल 45 साल 30 साल तक एक पर्टिकुलर काम को किया है तो उसके पास बताने को बहुत कुछ है, और जब बताने को बहुत कुछ है तो हमें सुनना ज़रूर चाहिए। और इस तरह हम अपनी धरोहर को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी स्मृतियों को संजो सकते हैं। और तमाम ऐसे लोग जिनके पास बताने के लिए अपने पेशे की
और अपने समय के और अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनको हम संजो सकते हैं। और यही संजोने का काम, क्योंकि पार्लियामेंट का टीवी चैनल था, वहाँ पर कोई हमारे सामने टीआरपी का, सो कॉल्ड टीआरपी का, हालांकि टीआरपी में भी ये चैनल 10 साल में बहुत अपनी रिस्पेक्टेबल जगह उसने बनाई। हम लोगों ने जिस तरह का कंटेंट अलग अलग शोज के जरिए क्रिएट किया, लोग दूरदर्शन को याद करते थे, लेकिन दूरदर्शन से वो कहीं कहीं आगे का कंटेंट वहाँ पर बन रहा था जो बिल्कुल नई मिलेनियल जनरेशन को भी पसंद आ रहा था, जो कि आ रहा है। तो ये जो मिथ था कि अटेंशन स्पैन कम है, ये अटेंशन स्पैन कम होने की बात इस तरह झूठी साबित हुई कि गुफ्तगू के चर्चा में आने और उसकी ये प्रूफ करने के बाद कि लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यू किए जा सकते हैं, न सिर्फ किए जा सकते हैं बल्कि देखे भी जाते हैं, सराहे भी जाते हैं, उनको आर्काइव किया जाता है, डाउनलोड करके कम्युनिटी व्यूइंग में रखा जाता है। तो इस तरह से वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस की तरह सामने आया। और तब उसने इस मिथ को तोड़ा कि अटेंशन स्पैन कोई 2 मिनट 2.5 मिनट का है, क्योंकि लोगों में इस अंधेरे वक्तों में जानने की बहुत भूख है और बताने वाले लोग उनकी राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं, जो खास तौर पर टीआरपी और कमर्शियल टेलीविजन प्रैक्टिस में कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई कंटेंट जिसमें स्पॉन्सरशिप ना हो, जिसमें क्लिकबैक ना हो, जिसमें फुटफॉल ना हो, सब्सक्राइबर्स और व्यूज और ये सब का जो रैकेट, तो इसने हमारे इस पेशे को और इंटरव्यूइंग एज एन आर्ट को बहुत नीचा गिराया, जिसको मेरी कोशिशों से मैं कहूँगा, अगर बहुत हम्बल होकर भी कहूँ तो भी इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मेरे ऐसा करने से और जो टाइम ने प्रूव किया कि हाँ लॉन्ग फॉर्म बातचीत हो सकती है और उसको अटेंशन ग्रैबिंग बनाया जा सकता है, उसको देखकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आधा दर्जन शोज कम से कम कमर्शियल लेवल पर शुरू हुए इसी फॉर्मेट स्ट्रक्चर में, जिनके नाम आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी अगर उससे मुतासिर हुए और अपने अपने संवाद के साथ गुफ्तगू जोड़ा, तो उसमें इस ब्रांडिंग का भी कोई एक रोल है जो कि बहुत खून पसीने और लगन के साथ खड़ा किया गया है। जी अफन साहब। जी सर, जाहिर सी बात है सर, 30 साल का एक बहुत बड़ा, 30 साल से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस, जो तजर्बा आपका है, और वो मेरे ख्याल से तीनों मीडिया के अंदर है। प्रिंट मीडिया से भी आप जुड़े रहे और इलेक्ट्रॉनिक रेडियो से भी आपने काफ़ी, रेडियो पर भी आपने काफ़ी प्रोग्राम किए, और अब तो खैर डिजिटल का जो एरा है उस वक्त पूरी चीज़ें डिजिटाइज हो चुकी हैं। सर, ये जो इंटरव्यूज़ आपने जिन लोगों के लिए हैं, इसमें तो बड़ी मुशक्क़तों का सामना, बड़ी बाधाएं आई होंगी और बड़े फॉलोअप्स लेने हुए होंगे। सर, उसमें कोई ऐसा तजर्बा या किस तरह से आपने इंतखाब किया लोगों का, या कैसे आप ये उनका वो सिलेक्शन करते थे कि मैं किनको अप्रोच करूँगा या किनको मुझे लेकर के आना चाहिए? इस ताल्लुक़ से कुछ, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आप हमें बताते थे। सबसे पहले तो हमने इसमें ये कोशिश की कि ऐसे लोग जो एजिंग का शिकार हैं, यानी उनकी उम्रें बढ़ रही हैं, कुछ वक्त के बाद वो भूलने लग जाएंगे या बीमार होने लग जाएंगे या बातों में दिलचस्पी नहीं लेंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाए। ये मेरा पर्सनली यही मानना था और इसी अप्रोच से मैंने एक करीब 600 लोगों की एक लिस्ट बनाई जो देश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, चाहे वो पेंटिंग में, फोटोग्राफी में, डांस में, सिनेमा में, थिएटर में, एकेडमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इस तरह के जितने भी प्रोफेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस थे, स्पोर्ट्स में भी, उनकी एक लिस्ट बनाई और उनको अप्रोच करना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल काम है कि गेस्ट को अप्रोच करके उससे टाइम ले लेना और उस तक पहुंच जाना, ये एक बहुत मेहनत तोलने जैसी चीज़ है। उसकी एक बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है और वो कहानी ख़त्म होने को नहीं आती है। आज भी अगर मैं किसी गेस्ट को बोलूं कि आपके साथ कल बातचीत करनी है, और हो सकता है कि वो कल का वक्त दे दें और उसके बाद वो कल अगले 10 साल तक, 5 साल तक कभी ना आए,
तो ऐसे भी केसेस हैं जिनमें गेस्ट का पीछा 6-6, 7-7 साल तक किया गया है और तब जाकर के वो मटेरियलाइज हुआ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई आप पार्लियामेंट का टीवी चैनल है और आपके पास एक बड़ी टीम होगी और आपके पास गेस्ट कोऑर्डिनेशन के लिए डेस्क होगा, जो कि मेरे केस में कभी नहीं रहा। जो भी मैंने किया अपने शो में तन तना अपने दम पर किया या अपने इमीडिएट जो हमको गुफ्तगू के लिए पोस्ट प्रोडक्शन की टीम और हमारे साथी थे उन्होंने मिलकर बड़ी लगन और मेहनत के साथ किया। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंडिपेंडेंट डेस्क या इंडिपेंडेंट सपोर्ट कभी भी नहीं मिला और आज भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उस तरह नहीं मिलता है जैसा कि लोग उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ एक एंकर होंगे, जाके एंकर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही तवील कहानी और लंबी और पेचीदा और दर्द भरी कहानी है और मैं उसको दर्द भरी नहीं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो मेरे पेशे का पार्ट है और ये मुझे करना ही चाहिए। अगर मुझे अपने शो में कोई क्वालिटी बेस चाहिए तो मुझे वो सारे पेन और सारी कोशिशें मुझे करनी चाहिए जो कि मैं करता हूँ। उसका अपना एक मज़ा है और उससे भी शो पर असर पड़ता है, यानी कि एक गेस्ट को ट्रैक करने और उसे फाइनली राज़ी करने तक की यात्रा के बीच आपके शो की प्रिपरेशन भी होती रहती है। तो इस तरह गेस्ट को चुनना, उसे अप्रोच करना, उसे फाइनली राज़ी करना और रिकॉर्डिंग कर लेना तक का सफ़र मेरे लिए, चूँकि मैं इस शो का रिसर्चर भी हूँ, मैं उसका राइटर भी हूँ, उसका एक्चुअलाइज़र भी हूँ, मैं उसका प्रोड्यूसर भी हूँ, एंकर भी हूँ, तो उस नाते ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। जो भी किया गया है उसकी जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको अगर मैं अपने सर लेता हूँ तो जो उसकी कमियाँ और जो उसकी बुराइयाँ हैं वो भी मैं अपने सर लेता हूँ। अभी सर रेख्ता के साथ जो सिलसिला शुरू किया था आपने वो अभी चल रहा है ना या? जी, मैंने कहा कि अभी फरवरी में हम लोगों ने करीब 20 एपिसोड एक साथ रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि बार बार पैंडेमिक के ये वेव्स आ रहे थे और ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हो जा रही थी। इसलिए सेफर साइड के लिए जैसे ही ट्रैवलिंग थोड़ी खुली तो फरवरी में जाकर हमने करीब 20 एपिसोड रिकॉर्ड किए थे, जिसमें से अभी 13 या 12 एपिसोड बैंक में रखे हुए हैं। क्योंकि उनके पास और प्रायोरिटीज दूसरी हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो कोई ऐप बनाएंगे, उस पर वो उसको सीरियलाइज करना शुरू करेंगे, तो मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। सर आपने बहुत से अलग अलग फील्ड्स के लोगों से बातें की हैं, कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप बहुत शौकीन रहे हैं सिनेमा के, थिएटर के और म्यूज़िक के भी, तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिस इंटरव्यू के लिए आपने मतलब आपकी ख्वाहिश रही हो और आपने आपको बहुत खुशी महसूस हुई हो? वैसे तो सारे इंटरव्यूज़ होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह का कोई तजुर्बा और एक्सपीरियंस जो जिसका बड़ा इंतज़ार किया हो आपने, अगर शेयर? हाँ, तो इंतज़ार में देखेंगे कि जिस साल हमने ये शो शुरू किया था उसी साल हमने नज़ीर साहब को अप्रोच करना शुरू किया था और वो मामला करीब मेरा ख्याल है कि 6-7 साल तक चला और कभी भी वो मौका नहीं आ रहा। आखिरकार जब हमारे 300 एपिसोड पूरे होने को आए थे तो 300वां एपिसोड इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर नज़ीर साहब के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया और तब वो 300वां एपिसोड पूरा हुआ। तो मैं कहूँगा कि वो एक सचमुच इंतहाई खुशी की बात तो थी, लेकिन ये कहिए कि अभी वो इस तरह वो तशनगी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी ऐसे चंद गेस्ट का इंतज़ार है जो इस शो की प्लेलिस्ट में उसका मैयार बढ़ाएं, उसका हिस्सा बने। सर अभी इस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर है, ये हम सब महसूस भी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में प्रिंट मीडिया की अहमियत या उनका महत्व कितना रह जाता है? क्या असल में तो प्रिंट मीडिया का ही महत्व है, मैं तो ये जानता हूँ कि प्रिंट मीडिया का ही महत्व है और वो ही जितना असरदार शुरू में था वो उसका असर हमेशा रहेगा। तो मीडिया जी रीडर्स तो काफी कम हुए हैं ना कंपैरेटिवली? रीडर्स बहुत बढ़ रहे हैं रीडर्स जी। और इस तरह आप देखिएगा कि
किताबों का सर्कुलेशन, किताबों को लेकर प्यार, उसको लेकर वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, क्योंकि टेलीविज़न या जो विजुअल मीडियम है वो आपको वो पर्पस पूरा नहीं करता है जिसके लिए आप सचमुच एक इंसान की शक्ल में जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। बाकी तो ये जो आपके ओपिनियन ओरिएंट करने का जो खेल है उसमें ये सब सोशल मीडिया रहेगा, और इसमें वीडियो भी जाहिर है कि रहेगा, लेकिन जो लोग सचमुच जो उनकी अहमियत है, जो सचमुच जो बस पाठक या जिज्ञासु किसी खोज में हैं, उनके लिए प्रिंट मीडिया ही अल्टीमेट मीडिया मेरे हिसाब से है। और फिर उसके बाद दूसरा नंबर ऑडियो मीडियम का है, जिसको आप रेडियो कह सकते हैं, पॉडकास्ट कह सकते हैं। टेलीविज़न एक करप्टिंग एक एजेंसी है जो हमेशा से है, जो अपना वो रोल नहीं पूरा निभा सकती जो प्रिंट में एक हिस्सेदारी का उसके अंदर वैल्यू है। जी सर, आपका एक काफ़ी लंबा सफ़र है जो आपने शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी सी उस सफ़र पे आप रोशनी डाल देते जो हम लोगों के लिए जिसमें सीखने की बहुत सी चीज़ें होती हैं, कि कैसे वो सफ़र आपने ख़ास करके मीडिया का जो शुरू हुआ, तकरीबन 30 साल का सफ़र है, वो कैसे शुरू हुआ, फिर कैसे वो राज्यसभा तक पहुँचा, और फिर कैसे ये गुफ्तगू का सिलसिला जो चल रहा है और हमारी दुआएं को चलती रहे, उस सफ़र पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। एक तो यह है कि देखिए, अगर आपके अंदर सचमुच चीज़ों को जानने की कोई तमन्ना है तो वही एक आपकी उंगली पकड़कर आगे ले जाता है। अगर आपने सेटिस्फैक्शन के कुछ पैमाने ऐसे बनाए हुए हैं जहां आपको कुछ पद, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ धन, कुछ ख्याति, अगर ये आपके लिए कोई डेस्टिनेशन है तो वहाँ पर आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो मैंने देखा है कि मैं और मेरे साथी या जिस रास्ते को मैं एडमायर करता हूँ वो एक कभी भी ख़त्म ना होने वाला एक रास्ता है, जिसके केंद्र में जिज्ञासा है। अब जाहिर है कि आइडियली कहा जाए तो ये बात अधूरी होती है। पैसा या प्रतिष्ठा हर आदमी की एक स्वाभाविक रूप होती है, लेकिन अगर आपने अपने आरंभिक दिनों को थोड़ा सावधानी से सजाया संवारा और अपने लिए जो बेंचमार्क और आइडियल्स जो आपने रखे, उससे ही हर व्यक्ति की यात्रा अलग हो जाती है। तो मैं अपने केस में अगर कहूँ तो मुझे कभी इस तरह एकेडमिक्स में बहुत कुछ एक्सेल करना है और पढ़ करके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है और कुछ नौकरी में सेटल होकर ज़िंदगी में उसी को एक मंजिल बना लेना है, वो मेरे मन में कभी नहीं था। आप जानते हैं कि या हमारे वो देखने वाले, आपके देखने वाले जिन्होंने मेरे दूसरे इंटरव्यूज़ या बयानात बाहर सुने हुए हैं, वो जानते हैं कि मैं खुद मिर्ज़ापुर ज़िले में पैदा हुआ, जिसका एक हिस्सा अभी सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। तो सीमेंट फैक्ट्रियों की उधर एक श्रृंखला है, उसमें से जो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री है उसकी खदान में मेरा जन्म हुआ था और वहीं मेरी आरंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई के लिए ज़्यादातर लोग या तो बनारस जाते थे या इलाहाबाद जाते थे, वही पास की 2 यूनिवर्सिटियाँ थी। तो मैं इलाहाबाद आया और इलाहाबाद में जानते हैं आपके उसे एशिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और बड़ी संख्या में एक ज़माने में वहाँ से IAS, PCS और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग या एकेडमिक्स में स्कॉलरली काम करने का एक पूरा वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड इस तरह का रहा। तो मैं जब पहुँचा तो यूनिवर्सिटी के करीब 100 साल मनाए जाने वाले थे और यूनिवर्सिटी में भी एकेडमिक्स की हालत एक तरह से कहिए ढलान पर थी। और तब वहाँ बहुत स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और एक तरह से कहिए मूवमेंट स्टूडेंट्स का चलता था कि एकेडमिक्स को कैसे ठीक किया जाए, एकेडमिक सेशन कैसे
टाइम पर किए जाएं, बढ़ी हुई फीस को कैसे चैलेंज किया जाए, और कैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में अपने समाज और अपने समय के लिए जागरूकता पैदा की जाए, उसके लिए पूरा माहौल था। तो तब से ही जो उस धारा में जाकर जो मैंने आँख खोली, तो मैंने पाया कि ये तो बिल्कुल एक मेरा नया जन्म सा हो रहा है, जहाँ सिर्फ मुझे आँख बंद करके किसी करियर और नौकरी और सफलता के वो बने बनाए खाँचों के पीछे नहीं भागना है, जिसमें समाज से आप जो कुछ लेते हैं उसको वापस देने का भी आपके ऊपर जिम्मा और एक दाय होता है। तो वो जो सिलसिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, मैं कहूँगा कि वो आज भी चला आता है। आज मैं कहता हूँ कि गुफ्तगू करते हुए भी कहीं मैं उसी ख्वाब को पूरा करता हूँ, जिसमें ये कोशिश करता हूँ कि मेरे शो के ज़रिए किसी तरह की अविश्वास, अंधविश्वास, कट्टरपन, सांप्रदायिकता, नफरत ये ना पैदा हो, बल्कि लोगों में रोशन ख्याली आए, लोगों में वैज्ञानिक चेतना आए, लोगों में अपनी यात्रा को परखने, जांचने और अपनी कृत्यों का मूल्यांकन करने और एक आत्मसंघर्ष की शुरुआत हो। ये भी इस शो की कहीं एक अंतरधारा मैं कहता हूँ कि उसके अंदर एक हमेशा ये अंतरधारा, ये इसलिए नहीं आप इस शो को पसंद करते कि उसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे आते हैं, क्योंकि उसमें आज तक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े फिल्मी सितारे कभी नहीं आए। लेकिन जो आते हैं वो अपनी तरह के, अपने समय के सितारे हैं, और उनके पास अपने समय के बारे में, अपने समाज के बारे में, खुद अपनी यात्रा के बारे में बताने की बहुत प्रेरणादायी कहानियाँ हैं, जिन कहानियों को सुनकर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे युवा, ऐसे जो एस्पायरेंट्स हैं अलग अलग फील्ड्स के, वो उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। ये बात मुझे जहाँ भी जाता हूँ या लंबी लंबी चिट्ठियों में, मेल में, सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में जो मुझे पता चलता है, और सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेश में भी जो भारतीय रहते हैं, यहाँ तक कि विदेश में जो विदेशी रहते हैं, हिंदी सीखते हैं और भाषा समझना चाहते हैं, उन सब के लिए वो एक रेडी रेकॉर्नर है। ये एक पूरा शो, एक ऐसा शो जो फ्रीली अवेलेबल है, और आप उसमें कभी भी जाकर अपनी रुचि के व्यक्ति के बारे में, अपनी रुचि की कला के बारे में, अपनी रुचि की शैली के बारे में, विधा के बारे में आप वहाँ जाकर जान सकते हैं, सीख सकते हैं। कम से कम एक खिड़की आपके लिए वहाँ खुलती है। तो इस तरह अगर देखें तो जो आपका सवाल था कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा असल में एक क्षुद्र आकांक्षाओं के आधार पर नहीं खड़ी है। उसका एक व्यापक फलक समाज और उसके सरोकारों से जुड़ता है, जो उसका असर शो की बनावट, उसके अप्रोच और उसके प्रोग्रेशन और उसके वजूद के साथ जाकर जुड़ता है और उसको एक तरह से कहिए सिद्ध करता है, स्थापित करता है। जी सर, हाँ सर, एक सवाल थोड़ा सा शायद हटके हो, लेकिन मैं खुद को शायद रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों को सुनने के बाद, कि जिस तरह से आपने जीवन को जीना शुरू किया है, बल्कि एक आम दौर जो है एक दूसरे को पीछे करने की, जिसका सिलसिला स्कूलों से शुरू होता है और फिर वो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है कि शायद मैं पीछे रह जाऊं, इस खौफ से लोग दौड़ते रहते हैं। तो उस दौर से आप हमेशा बाहर रहे और वो काम आपने करने की कोशिश की जहां आपके दिल ने आपका साथ दिया, जहां पे आपके मन ने आपके साथ दिया, और एक चेतना जगाने की कोशिश है। तो सर, किताबें आप किस तरह की पढ़ते हैं, ये शायद मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की किताबें हैं जो आप पढ़ना पसंद करते हैं। वो फिक्शन है, नॉन फिक्शन, या बायोग्राफीज ज़्यादा है या ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा है? हाँ, अगर शुरू में याद करें, मतलब जब देखिए स्कूल के दिनों से ही पढ़ने का मुझे एक अच्छा मौका मिला। हमारी जो सीमेंट फैक्ट्री की इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी थी, उसमें खासी किताबें थी। मतलब कल्पना आज करना मुश्किल है कि एक ऐसी जगह जो बिल्कुल पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई थी, वहाँ की लाइब्रेरी में मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भी कविताएं पढ़ने को मिली, और कृष्णचंद्र की कहानियाँ भी, और उसमें चौथाई भी, और भगत सिंह के लेख भी, और धूमिल के कविता संग्रह भी, और महात्मा गांधी की आत्मकथा भी, और विक्रम साराभाई के बारे में भी। तो ये सब चीज़ें
एक मिक्स्ड ऐसी लाइब्रेरी जो छात्रों के उपयोग की हो सकती है। इस तरह से पढ़ने का एक शौक शुरू में तो फिक्शन से ही हुआ, फिक्शन से फिर पोएट्री, पोएट्री से फिर नॉन फिक्शन होता हुआ मैं कहूँगा कि तो सब तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ, कुछ अपने पेशे की ज़रूरत के भी हिसाब से और कुछ अपनी निजी शौक की वजह से भी बहुत तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ। फिलॉसफी मेरा चूँकि सब्जेक्ट रहा है, इसलिए उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता है। जो फिलोसॉफिकल प्रस्थापनाएं और विचार सरणियाँ हैं, उनको जानने में, उनको हर बार पढ़िए तो कुछ नई चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो फिर अभी एस्थेटिक्स को लेकर भी काफ़ी ये रहता है, मेरी खोज रहती है कि ये जो जैसे आप अगर उदयन वाजपेयी का इंटरव्यू देखेंगे तो वहाँ आपको ये पता चलेगा कि वो भी एक ऐसा एरिया है कि विजुअल आर्ट को कैसे डिकॉन्स्ट्रक्ट करें, डिसाइफर करें। बहुत सारे लोग जो हम लोग का तो एक कहिए कि अर्ध शिक्षित, अर्ध सामंती, एक पिछड़ा समाज है, जिसमें ना तो स्कूल की शिक्षा आपको उस तरह आंतरिक रूप से गतिमान करती है, ना आपकी जिज्ञासाएं स्वाभाविक रूप से हल की जाती हैं, और ना तो पढ़ने लिखने के बाद जो लोग नौकरियां पा जाते हैं वो आपके लिए भी कोई मदद नहीं करते, क्योंकि जैसे ही उनके पास तनख्वाहें आना शुरू होती हैं, उनके घर से किताबें गायब होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार कहते हैं कि अगर किसी मध्यवर्गीय घर में कोई पढ़ता हुआ अगर पाया जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है। तो ड्राइंग रूम में किताबें या तो फैशन की तरह बेस्ट सेलर्स सजाई जाती हैं, या अपना सिर्फ सामाजिक रुतबा दिखाने के लिए। प्रायः लोग नहीं पढ़ते, प्रायः लोग अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, प्रायः लोगों को तक शिक्षा प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंची है, आज भी नहीं पहुंच रही है। इस तरह से वो सभी लोग ज्ञान, सूचना, जिज्ञासा से अपदस्थ लोग हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम हम लोग जो हिंदी इलाकों में रहते हैं उनके सामने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये किसी एक शो से पूरा नहीं होगा। उसमें हर उसके अंग उपांगों को सक्रिय करना पड़ेगा कि हमारे हिंदी इलाकों में जो हम कल्चरल कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं वो हमको एक प्रतिगामी धरातल पर लगातार ले जा रहा है। और अभी पिछले 7-8 वर्षों में तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है कि जब हम सोचते थे कि आज़ादी के 70-75 वर्षों में कहीं आगे बढ़ते हुए जिसको वैज्ञानिक चेतना और जो संविधान हमको एक तरह से प्रेरित करता है इस बात के लिए कि हम एक प्रगति और विज्ञान और संधान और तर्क के आधार पर खड़े हों, हम लगातार पीछे जाते जा रहे हैं। और इस पीछे जाने में हमारी जो पुरातनपंथी सोच है या जो शक्तियाँ हैं या जो गठबंधन है अवैज्ञानिकता का और मंडूकता का, वो बहुत सर चढ़ कर बोल रहा है। तो इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी भारत के संदर्भ में ऐसा कुछ जो हमारे समकालीन मित्रों को और जो उस तरह से सक्रिय लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उनको एक संकेत की तरह उनके सामने कि इससे ही काम नहीं चलेगा। जहाँ तक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर कांट टेक यू देयर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इतना पढ़कर आपको एक नौकरी मिल गई, इससे आपका जीवन चल जाएगा, इससे आगे बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं, खासतौर पर बच्चों के लालन पालन में, क्योंकि उनके सामने बहुत नए प्रश्न होते हैं और वो आपसे अधिक चेतना संपन्न, अधिक जिज्ञासु, अधिक वोलेटाइल होते हैं। तो आपको लगातार अपने आप को इक्विप करना पड़ता है, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, समाज में नई पीढ़ी के लोग हों या खुद आपके बड़े हों। उन सब के बीच में अगर आपको एक नेतृत्वकारी भूमिका में खड़ा होना है, सिर्फ आपको एक मेकअप करके अपना चेहरा चमकाने वाला एंकर बनने की तमन्ना आपके मन में नहीं है,
तो आपके सामने लगातार इतनी जिम्मेदारियां हैं, खासतौर पर भारत के हिंदी भाषी समाजों में पत्रकारिता करते हुए, जहाँ पर पत्रकारिता आज की तारीख में दलाली का दूसरा नाम है। ऑप्शन तो गोया कि सर ये बात एक तरह से मानी जाए कि जो अभी देश में हर धर्म के लोगों के अंदर जो एक तरह से एक कट्टरता बढ़ी है, या जिसे जो भी नाम दे लें हम, उसके प्रति बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई ना करने का, यानी किताबों को या बाकी लोगों को, यानी टेक्स्ट बुक के अलावा, यानी एग्ज़ाम्स के अलावा नहीं पढ़ने का बहुत बड़ा रोल रहा है कि हमने शायद लोगों को पढ़ा नहीं, लोगों को जाना नहीं, दूसरों को पढ़ा नहीं, दूसरों को जाना नहीं। मुझे लग रहा है शायद ये बात मैं समझ पा रहा हूँ आप जो बात कह रहे हैं उससे, कि देश हमारा 70 साल के बाद भी उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है। तो ये कहाँ तक मेरी समझ कहाँ तक सही है? देखिए, पढ़ने को उतना ज़्यादा कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि सिलेबस की पढ़ाई के अलावा की पढ़ाई लोग नहीं करते हैं, तो वो करने भी लग जाएंगे तो उससे कोई समस्या हल हो जाएगी। ये एक आंशिक सच है। अगर ऐसा होता तो वो लिखने वाले खुद जिनको पढ़कर या पढ़ने की के लिए आप प्रेरित करते हैं, वो खुद अपनी सामाजिक दृष्टि में, अपनी वैश्विक दृष्टि में विपन्न और अवसरवादी नहीं है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आपने पाठ्यक्रम की क्या पढ़ाई की, पाठ्यक्रमेतर क्या पढ़ाई की और कितनी ज़्यादा पाठ्यक्रमेतर पढ़ाई कर ली, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये सब कुछ करते हुए आपने अपनी कोई विश्व दृष्टि विकसित की, विश्व को देखने, समाज को देखने, अपने से बाहर के संसार को देखने की आपने कोई दृष्टि विकसित डेवलप की जी। वो जो दृष्टि विकसित करना है वो भी वर्ग सापेक्ष है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। और इस मामले में अगर आप पूछना ही चाहते हैं, जैसा बहुत सारे लोग पूछते हैं, कि तो मैं कहूँगा कि पॉलो फ्रेरे की जो किताब है, वो पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, उससे ये बात समझी जा सकती है जो बात मैं कह रहा हूँ। पढ़ाई अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो पाठ्यक्रम की हो, चाहे वो पाठ्यक्रमेतर। उसकी दृष्टि, उस पढ़ने की या खोज की या संधान की दृष्टि कितनी वंचितों के पक्ष में है, ये उसका मूल आधार है। इस धारणा का या इस पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का मूल आधार ये है कि क्या आप पढ़ लिख कर जो वंचित हैं, जो मानव की गरिमा से नीचे फेंक दिए गए हैं या फेंके जा रहे हैं, उनके प्रति आपकी दृष्टि क्या है। वो एक बुनियादी, यानी कि जिसे हम कहते हैं एम्पैथी, जिसे हम कहते हैं सहानुभूति। क्या सहानुभूति की भावना आपके अंदर आ रही है? वरना अगर वो नहीं आ रही है, आपने गोरकी भी पढ़ लिया और प्रेमचंद भी पढ़ लिया और रोशन भी पढ़ लिया और आपने दुनिया का सबसे बढ़िया क्लासिकी लिटरेचर पढ़ लिया, लेकिन आपके बगल में जो आदमी आपके साथ शेयर्ड ऑटो में बैठा हुआ था, अगर उसके पास से पसीने की गंध आ रही है, तो आपका क्या रवैया होगा, इससे तय होगा कि आपने अपने जीवन का, अपनी जीवन दृष्टि का क्या किया। तो ये जो एम्पैथी है वो मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आप कम भी पढ़ें, इसलिए आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जिनको कहा जाता है कि पढ़े नहीं हैं लेकिन कढ़े हैं, वो कढ़े लोग वही होते हैं। वो वही लोग होते हैं जो समाज में घृणा के और अलगाव के और अदराइजेशन के खिलाफ खड़े होते हैं, और वो सभी धर्मों को, सभी मान्यताओं को
सभी पेशा कर्मियों को एक मनुष्य की गरिमा देते हैं। तो ये किए बिना और इसको करने के लिए बहुत कुछ अनकिया करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है, वरना आप अपनी भाषा में, आप अपनी सौंदर्य के चयन में, आप अपने संवेदना में असल में मानव विरोधी होते हैं। आप पढ़ लिख गए हैं, इससे कोई बहुत बात ये तय नहीं हो जाती कि आप सचमुच समाज में कोई एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे या कोई आपके जीवन का वो मूल्य साबित होगा जो उसका होता है, जो भले पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन जिसको वो कहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता में आता है कि जो हताशा में जो व्यक्ति बैठ गया था, उस व्यक्ति की तरफ जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो वो कहते हैं कि हताशा व्यक्ति को मैं नहीं जानता था लेकिन हताशा को मैं जानता था। तो हताशा को जानने से आप फिर उस भेद से बाहर निकल आते हैं कि ये इसका जातीय है, इसका धर्म ये है, इसका वर्ण ये है, इसका ओहदा ये है, इसका समाज में प्रतिष्ठा, ऊंच नीच, उससे फिर आप बाहर निकल आते हैं और इसके लिए बहुत कुछ आपको अनलर्न करना पड़ता है। तो ये एक बहुत दुर्धर्ष कहिए कि संघर्ष है। ये सिर्फ गमले में फूल खिलाने और मुस्कुराने इतना आसान काम नहीं है कि आपने चींटी को आटा खिला दिया और आप सोच रहे हैं कि आप बड़े परोपकारी हो गए। आपके अंदर क्रूरता और हिंसा की पहचान वहाँ से होती है जब आप एक व्यक्ति की हताशा को, निराशा को, पराजय को अपनी पराजय की तरह नहीं देखते। सर ये बड़ी बल्कि बहुत ही जिस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही है, उससे तो ये महसूस हो रहा है कि गोया कि हम लोगों ने बहुत कुछ किया लेकिन इंसानों को इंसान होने की जो अहमियत होनी चाहिए, सिर्फ बहैसियत इंसान, ह्यूमन, वो देने में शायद हम लोग बहुत पीछे रह गए। इसमें सब तरह के लोग शामिल हैं, उसमें वंचित भी आते हैं, उसमें पीड़ित भी आते हैं। सर आपने अपने अंदर ये जो पूरा सिलसिला आपने शुरू कर रखा है गुफ्तगू का, जिसमें इस तरह की जो बातें होती हैं, क्या आपने कभी खुद अपने अंदर भी कोई बदलाव इस तरह का या बहुत अच्छा परिवर्तन कुछ ऐसा महसूस किया कि जो करने के बाद हुआ हो कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो ये बदलाव हमारे अंदर हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस किया गया? हाँ, ये एक दिन में नहीं होता है, ये प्रक्रिया है, ये हर रोज होता है। हर रोज कोई ना कोई ऐसा नया अनुभव होता है, हर रोज होता है। और हो सकता है कि वो आपका काम करते हुए हो और काम के बाहर हो, जीवन जीते हुए हो, हर रोज आपको पता चलता है कि आपको कुछ ऐसा है जो नहीं मालूम, कुछ ऐसा है जो आपको अनकिया करना है, आपके साथ अनजाने में जो कुछ हो गया है। उदाहरण के लिए आपकी दृष्टिकोण में अगर किसी तरह की क्रूरता आपके परिवेश और समाज या परिवार की वजह से आ गई है और उसके प्रति जैसे ही आप सजग होते हैं, आप उससे लड़ना शुरू करते हैं और कितना उसे दूर कर पाते हैं, कितने समय में दूर कर पाते हैं, तो ये एक प्रक्रिया की तरह है अफन जी। तो ये हर रोज थोड़ा 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 अपने जो एक्वायर्ड है उसे छोड़ते हुए, जो अपेक्षित है उसे पकड़ते हुए, कितना पकड़ पाए, इसमें कभी आगे होते हुए कभी पीछे होते हुए, ये एक ऐसी जिसे कहते हैं कि लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है, कोशिश है जी। जी। सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपको मैंने पढ़ते हुए भी सुना है, तो क्या वॉइस ओवर या इस तरह की चीज़ें भी आपने दी हैं कभी क्या, जो मेरी जानकारी है? जी जी, मैंने वर्षों तक नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, हंगामा, डबिंग, फिल्मों की डबिंग, अच्छा, 26 जनवरी 15 अगस्त की 26 जनवरी की जो परेड कमेंट्री, रेडियो कमेंट्री, लाइव शोज को मैंने वर्षों तक रेडियो पर किए, वो तो अच्छी है। हाँ, रेडियो का तो जी। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही, तब जबकि मेरा ये आय का स्रोत नहीं था आवाज़, तब भी मैं आवाज़ का इस्तेमाल, बल्कि
शायद स्कूल के दिनों से ही करते थे। हम लोग का एक स्कूल का यंग ब्लड ड्रामेटिक क्लब नाम का एक क्लब होता था, जिसमें हम लोग दशहरे में जब दशहरे में जब रामलीला खत्म हो जाती थी तो उसी मंच पर हम लोग अपना एक नाटक करते थे। उसका संचालन मैं करता था, या फिर स्कूल के एनुअल फंक्शन में या कल्चरल एक्टिविटीज में। एक्चुअली मेरे घर में एक कल्चर्ड बॉयज का एक जैसे सिलसिला सा है हमारे घर में, सभी भाइयों की, मेरे पिता की। हमको एक कुछ इस तरह से मैं कहूँगा कि जेनेटिकली मुझे एक चीज मिला है। हाँ जी जी, मुझे मेरे पास है, जिसको मैंने अपने शौक से और ज़्यादा थोड़ा संवारने की कोशिश की, क्या करता हूँ तो कोशिश करता हूँ जी। सर थिएटर से अभी तक जुड़े हैं या थिएटर से तो काफ़ी लंबा रिश्ता रहा है? थिएटर से अब उस तरह नहीं कि मुझे कभी स्टेज पर या सिनेमा के पर्दे पर बहुत आने का शौक और कुछ अंदर से कभी भी प्रेरणा नहीं रही। आज भी बहुत सारे लोग ऑफर देते रहते हैं, लेकिन वो मुझे रिहर्सल और टेक रीटेक मुझे पसंद नहीं है। तो थिएटर में उतना ही हूँ, सिनेमा में उतना ही हूँ जितने तक मेरी दिलचस्पियों का केंद्र है। देखना, एप्रिशिएट करना, इंस्पायर करना, बनाना। लेकिन कुछ जिसे कहते हैं कि अगर वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, आप स्टेज पर खड़े होकर कोई डायलॉग बोलते हैं या स्क्रीन पर कुछ करते हैं, वो तो इस पूरे कल्चरल एक्टिविटीज का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, जिस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जिस ट्रैप में फंसे रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो उनको भी इस शो से बहुत सारी मदद मिलती है, और बहुत सारे लोग जल्दी ही अगर उनको वो नहीं मिल पाता है मौका किसी फिल्म में काम करने का या प्ले में काम करने का, तो वो लाइट में चले जाते हैं, साउंड में चले जाते हैं, मेकअप, सेट, कॉस्ट्यूम, ये सब अलग जो इतनी तरह के फील्ड हैं, लिखने में चले जाते हैं, रिव्यू करने में चले जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ अभी तक ये जो कल्चरल जर्नलिज्म है वो ग्लॉस को और प्रसिद्धि को और चर्चा को और प्रदर्शन को ही सबसे केंद्र में रखता है, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। असल में वो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। अभिनेता इस पूरी एक्टिविटी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, जिसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हमारी जो सांस्कृतिक पत्रकारिता है उसने खुला कर रखा है, आज भी रखे हैं। वो तो चूंकि प्रचार पत्रकारिता है, इसलिए वो उनकी मजबूरी है कि वो एक आदमी को हीरो बनाएं, फिर उससे प्रोडक्ट बिकवाएं, फिर उसको हाई पेडेस्टल पर रखें, कभी ना बताएं कि उसके मन के द्वंद्व क्या हैं, उसकी उलझने क्या हैं, उसकी नाकामियाँ क्या हैं, क्योंकि वो बाजार के एजेंडा के खिलाफ जाता है। अगर वो ये बता देंगे कि जिस आइकॉनिक मॉडल से वो अपने प्रोडक्ट को बिकवा रहे हैं उसने कभी साइकिल चलाते हुए रास्ते में टट्टी कर दी थी अपने पैंट में, ये बताने से तो उनका पूरा एजेंडा ही उसका जो आइकॉनिक जो ग्लॉस है वो खत्म हो जाएगा। तो इंसान में ये सारे पहलू होते हैं। कभी वो उसके पास घर का किराया देने को नहीं है तो वो अपने दोस्तों से मांग लेता है, कोई छोटे मोटे काम कर लेता है। तो जब कल को वो कथित रूप से कामयाब हो जाता है तो उन सब बातों पर बात क्यों नहीं की जानी चाहिए जो हमारे शो में होता है, कि हम उसको एक यांत्रिक रूप से सफल और कथित चमकीला आदमी के बजाय हम उसकी जितनी खुशियों की बात, सफलताओं की बात करते हैं, उसके भी अपने मनुष्य के रूप में उसके जीवन की असफलताएं और उसके दुख हैं जिस पर वो बात करना चाहते हैं। यही इस यात्रा का मैं कहूँगा कि बहुत इस शो का एक बहुत कैच पॉइंट है कि आप एक सेलिब्रिटी को इंसान की तरह बरामद करते हैं। सर ये हमारा जो चैनल है हम बहुत छोटे लेवल का है और कि रीजनल चैनल है, और यहाँ भी बहुत से नौजवान हैं जो मीडिया के पेशे से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो बासाबदगी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसको करियर बनाने के लिए सोचा है। और जब से ये यूट्यूब का दौर शुरू हुआ है और मोबाइल आम हुआ है तो बाकी लोग हैं जो शौक से भी ये काम कर रहे हैं। तो ख़ास के वो जो सीरियस लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और ऐसे इलाके में, छोटे इलाके में, पिछड़े इलाके में, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि वो किस तरह से मीडिया को लें, किस तरह से उसमें अपने काम को आगे बढ़ाएं? ये तो देखिए उससे जुड़ा हुआ है कि जिस आदमी ने जो काम करना शुरू किया उसके पीछे उसका इरादा क्या है, ये सब एक बुनियादी बात है।
मान लीजिए आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, या आप अपने सोशल मीडिया पर आपने इंस्टाग्राम पर या रील बनाना शुरू किया, या कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, उससे आप चाहते क्या हैं? बस इसी से जुड़ा हुआ है मामला। अगर आप चाहते हैं कि उससे पैसा कमाया जाए, या उससे आईबॉल्स खींचे जाएं, या उससे फुटफॉल बढ़ाई जाए, तो उसमें मुझे कोई भी राय नहीं देना है। इस तरह सोचिए कि ये एक माध्यम है, आखिर में आप एक माध्यम है। अगर आपके पास कोई माध्यम को इस्तेमाल करने का कौशल आपके पास आ गया, तो उस कौशल से कैसे अपने सह नागरिकों के जीवन में इम्पैक्ट कैसे किया जाए उसको। तो इम्पैक्ट करने की कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बना लें कि आप 2047 तक इस देश को आप क्यूबा बना देंगे, या आप इसको स्वर्ग बना देंगे। ऐसा नहीं है, ये तो छोटी छोटी कोशिशों से होता है। अगर आप अपने आसपास रहने वाले, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों में ये बात भी अगर डाल पाएं कि ये जो तुम्हारी राय को बदलने के लिए जिस तरह से माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें तुमको खुद एक सक्रिय रूप से हिस्सा लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप बजाय एक पैसिव कंज्यूमर होकर, पैसिव कंज्यूमर हर हाल में, चाहे वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप पैसिव कंज्यूमर ना होकर आप खुद तय कर पाएं कि हाँ, ये चीज़, इसके अंदर अच्छाई बुराई क्या है। इस तरह से आप एक व्यक्ति को, आप अपने कंज्यूमर में वो चेतना जागृत करने का अगर लक्ष्य रखें, तो उससे व्यापक समाज में एक भलाई होगी। और अंत में तो देखिए, चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितनी भी शोहरत कमा लीजिए, अंत में तो आपको फिर उसी टिकटी पे लाद करके राम नाम सत्य करके ले ही जाया जाता है ना। तो जो आप छोड़ेंगे वो ये होगा कि आपके कहने से, आपकी कही हुई किसी बात से लोग अपने जीवन को इम्पैक्टेड महसूस करें, और उनका जीवन जीने लायक हो जाए। वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की का विवेक उनके अंदर जागृत हो जाए। इसके लिए आप इस माध्यम का तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई करंट अफेयर्स का प्रोग्राम शुरू करें और बताएं कि आज आपके जनपद में और राज्य में, मोहल्ले में क्या हुआ, और क्या भ्रष्टाचार हुआ, और क्या बदकारी हुई। सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है ये बताने की बात। आप ये भी बता सकते हैं कि आपने जो इतिहास में पढ़ा, जो सिर्फ स्कूल में पढ़ने के लिए और नंबर पाने के लिए किया, असल में इतिहास ये है। या उसको और रोचक ढंग से आप कैसे पेश कर सकते हैं, या आप पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसके बारे में लोगों में जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। फिल्मों को देखने में कुछ उनकी मदद कर सकते हैं कि फिल्मों को देखें और अप्रिशिएट कैसे करें। इस तरह से उनका जो सीमित अनुभव और आर्ट को या कंटेंट को कंज्यूम करने का जो उनका दायरा है, उसको आप थोड़ा विस्तृत कर सकते हैं। और ये करने के लिए पहले ज़रूरी होगा कि आप खुद अपनी सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एलिवेशन में भी काम करें, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई मीडियम आ गया है और आपको खुद नहीं मालूम कि आप उसका क्या इस्तेमाल करें, या जो आप करेंगे इस्तेमाल, उससे बहुत सारे लाखों लोग जो इम्पैक्ट होंगे, वो किस दिशा में हो रहे हैं इम्पैक्ट। अगर आपकी इच्छा ये है कि वो सिर्फ, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, अगर आपकी इच्छा भीड़ बढ़ाने की है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो, सब्सक्राइब करें, वो एक ऐसी इच्छा आपकी हो सकती है जिसमें मुझे उसमें कोई सहानुभूति। सर, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सवाल जो शायद मुझे जानना चाहिए आपसे और मैं शायद पूछ नहीं पाया, या मेरी तैयारी उस तरह की नहीं थी, तो सर प्लीज़ आप अपनी तरफ से कुछ बताएं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिस तरह का हम लोग के हिंदी इलाके में पठन पाठन के का वातावरण है, जो उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है, और समाज में एक ऐसी सक्रियता की ज़रूरत है जो अलग अलग, अभी तो आपको ये इतने सारे माध्यम आपके सामने और अवसर दे रहे हैं कि आप इन माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर एक चेतना और तार्किकता और प्रगति के प्रति उनकी दृष्टि खींच सकें। तो ये सब एक सामूहिक प्रयास से किया जाने वाला काम है। अगर आप इस काम को नहीं कर रहे हैं
जैसा कि आपने पूछा कि जो चीज़ आपको नहीं मालूम, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने इस चैनल के माध्यम से इस काम को करेंगे या जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए आपके आसपास उसमें बजाय वॉल्यूम्स में और नंबर्स में आदमियों को गिनने के बजाय सचमुच आपके किए हुए काम से, आपके देखे हुए बनाए हुए वीडियो से या आपकी लिखी कहानी से, आपकी हुई बात से किसी आदमी के जीवन पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं, इसका एक ऑडिट, एक मूल्यांकन का मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए, जिससे ये काम और मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है और देर तक आप इस काम को खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं। सर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सी जानकारियाँ थी जो मिली, और ऐसा लग रहा है कि तिश्नगी रह गई है, प्यास तक बाकी है। हम फिर कोशिश करेंगे, 5-6 साल भी अगर लग गए तो फिर भी कोशिश करेंगे, और इस दफ़ा तो बहुत ही जल्दी आप मिल गए, और शायद वो जो धैर्य था आपका 5-6 साल का, वो सुन के भी शायद मैं सिहर उठा, क्योंकि मैं तो 2 और 3 दिन में ही घबरा उठा था कि शायद सर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्या है। तो एक वो बड़ी सीख भी मिली है कि कितना लंबा वक्त लोगों को अपनी मनपसंद चीज़ों को हासिल करने के, खुश करने के देना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये अंधकार में जागकर सहसा पहचाना, जो मेरा है वो ममेतर है, ये सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस बार। मुझे जो चरम आवश्यकता है उसने कहा, पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा। अभी तक मौन हूं, अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं। क्या जाने ये याचक कौन है, क्या जाने